अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो ग्लोबली अभी तक ये मसला चल रहा है। पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हम 4th पर आ गए हैं एशिया में कि हमारे पास केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर लोग SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे। डे 1 से अब तक हम देख लें, जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ, लगभग 2 माह के लिए लॉकडाउन रहा, मुल्क की इकॉनमी को कितना बड़ा झटका लगा, गरीब लोग कितने क्राइसिस में आ गए, कितने इशूज हो गए, लेकिन लोगों ने इस कोविड-19 को सीरियसली नहीं लिया, SOPs के ऊपर अमल नहीं किया। बार बार रिपीटेडली मीडिया ने भी बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसको बिल्कुल उसके हवाले से लोगों ने फोकस नहीं हुए, नहीं सोचा उसके ऊपर। कुछ बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दफ़ा फिर टेंटेटिव बता दिया, एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले से कि दोबारा सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। कुछ ये भी बात करेंगे, क्या वाकई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज दी ओनली एंटाइटी कि वो पाकिस्तान को किसी भी मुल्क को कह सकते हैं कि आप लॉकडाउन करें, और वो ग्लोबली लॉकडाउन का कह रहे थे। आखिर उसमें उनका पर्सनली क्या एजेंडा है? क्या वो वाकई सिर्फ हेल्थ केयर के हवाले से सीरियस है या कौन सी इसके साथ कॉन्स्पिरेसीज अटैच्ड हैं? कुछ बात करेंगे लद्दाख के हवाले से भी। लद्दाख के हवाले से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों? क्या बहुत बुरी तरीके से शिकस्त तस्लीम कर ली है भारतीय अफवाज ने अपनी? क्या बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी है भारतीय अफवाज को? क्या भारतीय झूठा मीडिया जो हमेशा से प्रोपेगेंडा क्रिएट करता आया है, क्या अब कोई झूठी और मनगढ़ंत कहानी उनके पास नहीं है, खबर नहीं है, या फिर वो अमेरिका के किसी बड़ी चाल में और साजिश में बुरी तरह फंस चुका है? बात करेंगे इसके ऊपर, डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या सिनेरियो। कल ट्विटर के ऊपर किस तरह की बेवकूफ़ी भारतीय मीडिया ने दिखाई। अब मीडिया से तो उनको रोक दिया गया है। चाइना के हवाले से जो लेटेस्ट रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं, जिसके ऊपर प्रेस रिलीज भी जो है जारी हुई है, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और फिर इंडियन अफवाज के दरमियान हुई है। 7 घंटे की लगभग मीटिंग थी, लेकिन चाइना ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम कहीं जो है अपने स्टांस से नहीं हिलेंगे। बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है चाइना इस वक्त, क्योंकि CPAC को डिस्टर्ब करने की कोशिशें पहले जो है इंडिया ने की कुलभूषण जाधव की शक्ल में, और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट ली, अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को इस वक्त देखें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से निकल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम कहें तो फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से एक अच्छा जो इनिशिएटिव लिया है, वो फॉरेन पॉलिसी का ख्याल रखना उन्होंने लिया है। उस पर बात करेंगे। कुछ कोविड-19 पर भी हम दोबारा से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले अदीब सफ़ी साहब, तज्जियाकार हैं, डिफेंस के ऊपर बहुत अच्छा और डीप एनालिसिस देते हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरसलान मिर्जा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अदीब सफ़ी साहब, पहले कोविड-19 के ऊपर जनरली बात कर लेते हैं, बाद में बाकी मामलात पर, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। सर, क्या सिचुएशन है लॉकडाउन के ऊपर सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान? अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं कि आपका कसूर है, वो ये इनको बता रहे हैं कि आपका कसूर है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी की और PTI की और उनकी जो कोरोना का इम्पैक्ट है वर्ल्ड वाइड और हमारे मुल्क पे जो उसका असर हुआ, उसके हिसाब से जो हमारी हुकूमत ने अब तक किया, किस अंदाज से उसको हैंडल किया और अभी तक कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इससे बेहतर मैंने नहीं देखा। एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री मैं बोलूँगा, जिसमें जनरल साहब भी रहे, मुशर्रफ साहब थे, याहिया साहब थे, किसी हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने इतनी डिलीजेंटली पर्सनल इंटरेस्ट लेके और उस क्राइसिस को हैंडल किया। आप देखिए जो अर्थक्वेक का आया था, उसमें बहुत बड़ी क्राइसिस थी, उसमें भी वो डिलीजेंस नज़र नहीं आई थी लीडरशिप में जो मैंने यहाँ देखी एट द सेंटर। एवरी डे आपको वो बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट चाह रहे हैं। तो यहाँ सपोर्ट में दो चीज़ें हैं, एक आवाम की सपोर्ट। सर, आर यू अप्रिशिएटिंग सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट? मैं फेडरल गवर्नमेंट अभी फेडरल जो गवर्नमेंट जिस तरीके से वहाँ से डायरेक्टिव्स आए, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। जहाँ तक कि सिंध गवर्नमेंट ने जो शुरू की जो खबरें आई कि भाई वो उनके चीफ मिनिस्टर ने बड़ा लीड लिया, सारा कुछ किया, इट वॉज वेरी नाइस, बट देन एज
दी टाइम पास अंदर की चीज़ें जो आती रही, जो मैंने देखी, जो रिपोर्ट्स हुई, उसमें बड़ी डाइकोटमी थी, जो कहा जा रहा था और जो एक्चुअल ग्राउंड पे था, उसमें अभी भी डाइकोटमी है। तो मैं उसमें मज़ीद नहीं जाऊँगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, बट सफाइस टू से कि इसमें बहुत डाइकोटमी है। लेकिन सो फार एज सेंटर इज कंसर्न, उन्होंने अभी भी बड़े तनदेही से और बड़ी ईमानदारी के साथ जो भी उनके वसाइल मौजूद थे वो प्रोविंसेस को देने को दिए, जो एडवाइस देनी चाहती थी वो दिया, और एक बड़े कंट्रोल तरीके से उसको हैंडल किया। So you're actually satisfied with the delegation of powers from federal to the province? 18th अमेंडमेंट के बाद तो ये तो बड़ा क्लियर है, ये सेंटर का तो एक एडवाइजरी रोल रह जाता है ना, जो 18th अमेंडमेंट में प्रोविंसेस को मिली, दे हैव टू डू देयर ओन। अभी चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, दे हैव their own autonomy है उनके पास अपने जो फंड्स हैं, जो उनके प्लान हैं, जो स्ट्रेटजी, उस पर काम करें। ठीक है। डॉक्टर राकेश मोतियानी, जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब भी कह रहे हैं कि हर प्रोविंस के पास अपनी ऑटोनॉमी मौजूद है, फिर अब भी आप लोग का ये गिला क्यों रहता है कि वफाक हमें सपोर्ट नहीं करा, या वफाक ने जो है लोगों को मिसलीड किया? आप लोग सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसका कसूरवार ठहराते हैं। आप लोग कहते हैं कि लोगों के दरमियान एक क्लैरिटी को ख़राब किया है वफाक ने। थैंक यू। मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो दो कोरोना से लड़ रही है। एक कोरोना वायरस है और दूसरा कोरोना लीडरशिप है। हमेशा मुल्क की जो लीडरशिप होती है वो वफाकी होती है। प्राइम मिनिस्टर वो हेड होता है स्टेट का। अगर हेड सही गाइडलाइन देता है तो पूरी कौम उसके पीछे चलती है। हमारा बदकिस्मती से हमारा प्राइम मिनिस्टर स्टिल नाउ टुडे ही इज़ अ कन्फ्यूज्ड। ये हमेशा कह रहा है, पहली स्पीच में ये इन्होंने बोला कोरोना इज़ अ जस्ट अ फ्लू। कल इसने अपनी स्पीच में आपके चैनल ने खुद दिखाया है कि ये बोलता है कि अवाम बोल रही है कि ये फ्लू है। अब आप बताएं अवाम कहाँ जाए? प्राइम मिनिस्टर की बात जाए, वर्ड्स को फैब्रिकेट आपको लगता है नहीं किया गया? वो कह रहे हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू, ये नहीं बोल रहे हैं कि इट इज अ फ्लू। नॉट लाइक अ फ्लू। आई एम अ डॉक्टर, आई नो इट्स अ वायरस, इट्स अ आरएनए वायरस, इट्स अ डेंजरस वायरस। एक ऑब्वियसली वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से तो बात नहीं कर रहे थे, वो कंपैरिजन तो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक जनरली अवाम को ये बताने के लिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जिस तरह बाकी बीमारियों से आप लोग लड़ते हैं, इनसे भी आपको एसओपी का ख्याल रखना है, इम्यूनिटी का आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं डरने की जरूरत है? आपके कितने यंग डॉक्टर मर गए, डरने की जरूरत तो नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं होगे तो हमारी नस्ल कैसे ठीक होगी? अगर अल्लाह ना करे उनको कोई बीमारी होती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी बोलता है कि लॉकडाउन कर्फ्यू है, कर्फ्यू लॉकडाउन है। अभी डिबेट में अगर पढ़ने से बेहतर है अगर हम ये जान ले कि आप दोनों के दरमियान एक तो आप दोनों के दरमियान गैप है बहुत ज्यादा। हमारे दरमियान कोई गैप नहीं है। सिंध हुकूमत ने डे 1 से अच्छा काम किया है। डे 1 से लोगों ने हमारे काम को सराहा है। यूनिसेफ ने भी हमारे काम को अप्रिशिएट किया है। बहुत बड़ा टॉपिक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई ने क्या काम किया है? पीटीआई ने जो सिंध हुकूमत का जो नाम हो रहा था, अच्छे काम की जो उनको अप्रिशिएशन मिलती, उनको उसने खराब करने की कोशिश की थी, अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कोशिश की थी। लेकिन डॉक्टर राकेश, ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा डायकोटमी पाई जाती है। आप लोग जो कह रहे थे स्टांस कुछ और था, लेकिन प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूट करते थे आप लोग वो कुछ और होता था। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि हेल्थ सिस्टम सिंध का और कहीं किसी सूबे में नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, ऑन एयर कह सकता हूँ। अच्छा, मेरे साथ तो हॉस्पिटल के हालात हॉस्पिटल लेके चलें, आप कैमरा लेके चलें, आप भी चलें। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कवर किए हालात देखे, वेंटिलेटर्स नहीं है, वहाँ पे बेड मौजूद नहीं है, टूटे हॉस्पिटल्स हैं। देखें ना सर, How can even a private hospital charge more than 1 lakh per day? इस सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में भी, यानी उनको पता है कि उन पेशेंट्स वहीं पे आने हैं, लोग नहीं जाएंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। पूरे एक सिंध वाहिद सूबा है जिसमें टेस्ट जो है ना वो 7,000 8,000 हो रहे हैं, किसी सूबे में नहीं हो रही। और बदकिस्मती से ये मैं आपको बताऊं, पंजाब में टेस्ट किट भी नहीं है। कल आप देखें, आपकी टीवी ने दिखाया है कि टेस्ट किट भी नहीं है। इससे ही अंदाजा लगाएं, अगर जो सूबा टेस्ट नहीं कर सकता वो ट्रीटमेंट क्या कर सकता है। आप लोग के ऊपर यही एक्यूजेशन अब तक आया है कि आप लोग टेस्ट नहीं कर रहे, पंजाब में टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे टेस्ट के नंबर्स कम है। दूसरी जानिब जिस तरह डॉक्टर राकेश कह रहे हैं कि सिंध की हेल्थ फैसिलिटी केयर सिस्टम इज परफेक्ट। What's your take on that? Thank you so much for inviting me. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं आना चाह रहा था क्योंकि अगेन इट विल बी टर्म्ड एज क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए क्या क्या मेजर्स लिए हैं। बाकी जैसे कैप्टन साहब ने बता दिया आपको कि 18 अमेंडमेंट के बाद कंकरेंट लिस्ट जब आपके पास आई है तो उसमें हेल्थ,
एजुकेशन एंड लॉ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लड़ने से बेहतर है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्या किया, जो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने सबसे पहले ये किया जी कि प्रोविजन ऑफ फंड्स, जो इमरजेंसी फंड्स हम जो फंड था उसके तहत हमने सूबों को फंड्स मुंतकिल किए, सो दैट कि इनको फाइनेंशियली एटलीस्ट इक्विप किया जाए, सो दैट कि ये अपना वो करें। अच्छा, जहाँ तक ये हेल्थ की बात करें उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। फिर हमने ये किया कि एनडीएमए ने जितना भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो पीपीईज आ रहे थे या प्रोटेक्टिव किट्स थी, पीसीआर किट्स थी या बाकी उससे रिलेटेड जितना भी सामान है, वो इनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर वो प्रोवाइड किया गया। फिर हमने ये किया कि एहसास कैश के तहत जो एक बिल्कुल डिप्राइव्ड तबका है उसको हमने अपलिफ्ट करने के लिए हमने किया कि बेसिक जो उनको असिस्टेंस चाहिए थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको दिया गया, सो दैट कि हमने अपना एडवाइजरी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा काम किया कि हमारे ऊपर वो चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर हमने ये किया जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर हम पैकेजेस लेकर आए। आप देखें बिजनेसमैन को आप उठा के देख लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें, गरीब तबका देख लें, वो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, वो ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द वे जाके ये मेजर्स लिए हैं। अच्छा, इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि पैसा तो वहां से आ गया, अब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा करना था उसकी तो तबाही निकाल दी इन लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि हेल्थ, ये ख्वाब गफलत से जब ये बेदार होंगे तो तब इनके सामने सारी चीज़ें वो आएंगी। देखें, इन्होंने तो खैर इतना मुबालगा राय से काम नहीं लिया, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा था कि हमने तो वुहान में और बाकी सारी जगह पर, इटली पे से भी जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं और हमने हमारी पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ से ख़त्म हो। देखिए, पॉजिटिव अप्रोच आपकी प्रोग्राम्स में रिपीटेडली मैं पार्टिसिपेट भी करता रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ, उसके ऊपर रिपीटेडली एक स्टांस था हमारा कि हमने पहले अवेयर करना है और उसके साथ साइड बाय साइड हमने ये देखना है कि हम कौन से ऐसे काउंटर मेजर्स ले सकते हैं जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस के साथ साथ हमको इस चीज़ से बचा सकें। देखें, आज इनके लिए इनको किस चीज़ की कमी है? हेल्थ के ऊपर पैसा इनको मिल चुका है, 111 हेल्थ फैसिलिटीज़, आज भी अलीम आदिल शेख साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है, 111 हेल्थ फैसिलिटीज़ इन्होंने एनजीओज को और डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी हुई हैं। अगर लिस्ट चाहिए होगी तो मैं आपको लिस्ट भी सेंड कर दूंगा, वो मेरे पास पूरी लिस्ट भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि जब इनके ऊपर चीज आती है, बजाय ये कि ये बताएं कि हमने क्या किया, फिर ये बताएं कि जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट अगर हमें इसके ऊपर इक्विप करती तो हम इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। बजाय ये इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान ने क्या करना है जी? मुझे ये बताएं, फेडरल गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट आपने पास की है, आप डॉक्टर हैं, आप बजाय उसके इनके सामने जब भी हेल्थ फैसिलिटीज की बात आती है, NICVD के अलावा इनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। सिमी जमाली साहिबा खुद जाके उनका प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। आप लड़काना के अंदर जाके देख लें, कोरोना छोड़ दें, कोरोना को थोड़ी साइड के लिए, थोड़ी टाइम के लिए आप जो है साइड पे रखें। आप मुझे ये बताएं, 21 दिन के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर 210 लोग जो है डॉग बाइट से आपके इफेक्टेड हुए हैं लाड़काना के अंदर। ये बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सिंध में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैटिस्फाइड दिखाई देती है, लेकिन रेबीज की एक वैक्सीन भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपने ही मुल्क में, ये सवाल है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी थोड़ा सा जो है हम ब्रीफली बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान में रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं लोगों की गफलत की वजह से, और कुछ पॉलिसीज़ को भी डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वफाक की हो या सूबे की हो। सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली अपना वर्डिक्ट दे दीजिए। वो बार बार पहले दुनिया के हवाले से कह रही थी कि लॉकडाउन करें। इटली के अंदर लोग घरों के अंदर अमवात हो गई और लॉकडाउन था, यानी कि अगर आपको कोविड-19 अफेक्ट करना है, वायरस लगना है, तो वो तो आपके पास कहीं से भी आपको अफेक्ट कर देगा, वो तो कहीं घर से निकले ही नहीं। तो एक तो ये सिचुएशन, और दूसरी तरफ इतना परसिस्टेंट कैसे हो सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलने में कि लॉकडाउन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन? देखिए, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ ममालिक में हैं, एंड दे शुड यूज़ द इंफॉर्मेशन जो वहाँ से उनको मिलती है, सो दैट एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें लॉकडाउन का, जैसा मुल्क में वो सिचुएशन है उसके मुताबिक दें। आपको याद होगा वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको जब बिल गेट्स ने फंड किया और उन्होंने स्टेप डाउन किया, उसके बाद उन्होंने अचानक किया। तो ये क्वेश्चन, अभी मेरी बेटी न्यूजीलैंड में है, कल रात को मेरे से बात हो रही, दे हैव नाउ रिज्यूम्ड नॉर्मल लाइफ, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो अपने वर्क पे जा रही हैं। लास्ट पेशेंट ऑफ कोरोना वाज, उसको वो कर दिया, हील अप हुआ, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर ने आके टीवी पे कह दिया एवरीथिंग इज नॉर्मल।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर तो लॉकडाउन की नहीं कर रहा। तो लॉकडाउन जो उनका आ रहा है कि यू हैव टू मेक इट ऑन जजमेंट कि आपके किस तरीके से आपके अमराज फैल रहे हैं और लोगों की अपनी सोच क्या है। वहाँ पर लोग कोऑपरेट कर रहे थे। मैं जो पहले कहा था कि लोग यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे सर। यहाँ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन चाहे वो प्रोविंस के हों चाहे वो सेंटर के हों, उनको समझ ही नहीं आती किस तरीके। नंबर 1, मेरा बेटा इनके असिस्टेंट गवर्नमेंट में एडवाइज़र है, वो उसका PA जो है वो छुट्टी से वापस आया तो उसको कोरोना था, ठीक है। वो आगे दफ्तर में बगैर किसी को बताए हुए कि इवेंचुअली जब बुखार हुआ तो बेटे ने कहा कि भाई तुम जाओ चेक कराओ, पता चला कि जी वो कोरोना का। नाउ माय सन गॉट वरीड कि इसने आगे ये मेरा PA है, इसने सारी चीज़ें हैंडल की, सारा कुछ हुआ। और जिन से मिला वो फिर कैमरे से देखा गया किन किन से मिला। वो उनके बॉस के पास भी गया, बॉस के उनका जो PA आया था उसने कहा साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। उन्होंने क्यों छुट्टी चाहिए? कह रहे साहब मुझे कोरोना हो गया। वो तुम आके बैठ के चाय पी रहे हो, उनके साथ हाथ मिला रहे हो। अब तो ये आवाम की अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसकी एहतियात नहीं करें। तो अभी माई सन हैड टू देन गो टू उसमें साउथ सिटी और 9,000 रुपीज़ पे करके अपना टेस्ट करवाया उन्होंने। तो ये तो सर 9,000 पे करके फिर वही बात आ जाती है ना कि फिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं ना। नहीं तो मैं यही करूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट, ही इज पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट जी, फिर भी क्या इंसान था। There is nothing. He had to go there and his own अपने जाके because हमने उसको क्वारंटीन कर दिया। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आई तुम कमरे में रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। ये कर वो खैर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गई है। तो बात ये है कि दीज आर द रियलिटीज ऑन ग्राउंड कि अगर आपके पास इंतजामात सही हैं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग नहीं जाएंगे। तो दैट इज सेकंड पार्ट कि लोगों की अवेयरनेस और लोगों की अप्रोच टू दी इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है प्रोविंस की या उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए उनको कोई वो नहीं होता, मतलब छोड़ो हाँ कर लिया नहीं कर। अब हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर कंसर्न अबाउट इट, बट देन आर वी फॉलोइंग दोज इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं। तो हमें ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम लॉकडाउन के लिए तो दोबारा जाए। जो पहले दिन इमरान ने कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि आई एम वरीड अबाउट लॉकडाउन बिकॉज जो आम आदमी है उसकी खाने पीने का वो तो भूखा मर जाएगा। जी सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप भी उनको इंडोर्स करते हैं? प्रूव हुआ ना, प्रूव हो गया कि लोग बुरे हाल में सर। ही वाज राइट, यू हैव गॉट टू मेक वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी डिलिबरेट डिसीजन की लॉकडाउन करना है। और जो उसके पास पैसे थे वो डिस्ट्रीब्यूट करके वो लोगों को पहले लॉकडाउन करवा दिया। नाउ ही हैज़ टू प्ले द गेम जैसा कि हो रहा है। तो इसलिए WHO की बात जो है वो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू हैव गॉट टू, आप अपना खुद देखें कि आपके क्या वसाइल मौजूद हैं और आप किस तरीके से आवाम को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तो बड़ा मसला यही है कि देयर इज़ नो रब्त नहीं है। आवाम, मैं बता दूं, आवाम का ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट में, प्रोविंस की गवर्नमेंट में कि वो जो कह रहे हैं ये सच है कि नहीं है। ठीक है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है सर, बात करेंगे अब हम थोड़ी सी ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे। लद्दाख का मामला देख रहे हैं हम, भारत और चाइना का एक इशू है ग्लोबली। वो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत बुरी मार पड़ी है उनको। लेकिन पाकिस्तान को बीच में लेकर आ रहे हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी देते हैं, कभी वो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं। और कल जो ट्विटर पर उन्होंने किया वो तो बहुत ही बेवकूफ़ाना था। उस पर शोज़ भी कर डाले उनके एंकर्स ने, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली क्या है कि मोदी भी इंडिया के लिए बदकिस्मती है। मोदी डिक्टेटर बनना चाहता है। मोदी शुरू से ही मुस्लिम कम्युनिटी का से नफरत करता है। पाकिस्तान की और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको सप्रेस करता है। बिल्कुल सप्रेस करता है। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कंडेम करते हैं। हम इंडिया में रहने वाले सारे अकलती बिरादरी, हमारे मुसलमान भाई, हम उनके साथ हैं। उनके साथ जो जुल्म होता है हम उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। हमने काफ़ी एहतजाज भी किया है, रैलियाँ भी निकाली है यहाँ पे कराची में, आपके चैनल ने दिखाई काफ़ी। लेकिन जो ये मोदी इस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनली कोरोना ज़्यादा पैंडमिक चल रहा है, उस दौरान भी इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया और हमारे बॉर्डर पे मुसलमानों से एसोसिएट कर दिया, बिल्कुल एसोसिएट किया। और हमारे बॉर्डर पे भी उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की ताकि हमारी आर्मी जो है ना वो वहाँ पे इंगेज रहे, ताकि जो हमारे यहाँ डॉक्टर राकेश यहाँ पे हमें जो है कॉल पर ज्वाइन किया है। अख्तर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी ज़रा शामिल करते, फिर मैं आपकी जाने बढ़ूंगी, दोबारा आपसे बात करूंगी। अख्तर इनाई साहब, वेलकम टू द शो।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी वालेकुम मच। सलाम। अख्तर साहब, बात कर रहे थे हम भारत के हवाले से। भारत का जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, मोदी की जो अजीब सी फिलॉसफी है मुस्लिम हेटर्ड या माइनॉरिटी से नफरत करना, वो उनको पहले ही ले डूबी है, लेकिन अब जो अमेरिका उनको चालें सिखा रही है उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अभी राकेश साहब ने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बहुत बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उनकी जो कंडीशन है वो तो आपको पता ही है। अब जो आपने पूछा, आपने एक दूसरा पार्ट क्या पूछा था सवाल का? कि जो अमेरिका है, ट्रंप उनको फीड कर रहे हैं, ट्रंप उनको बता रहे हैं कि अब आपने ये स्टंट करना है, वो स्टंट करना है। उसके बाद वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं लद्दाख के मामले में, और लद्दाख के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से अजीब सी बातें कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, वो तो उनको इजी टारगेट नजर आता है पाकिस्तान, इसी वजह से इस तरह से किया जा रहा है। हालांकि अब चाइना के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो वहां पर अपनी पोजीशन क्लियर करें ना, अपनी पब्लिक को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। बात यह है कि उनका काम अपनी पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाना है, उनकी कोई बुनियादी सहूलत उनको देते नहीं है, और ग्लोबली जो है वो ज्यादा जो है वो एशियन टाइगर बनने की कोशिश करते हैं। अपने जो मुल्क के अंदर जो अक़लियतें हैं उनको उनके हकूक देते नहीं है। जो जुल्म वहाँ किए जा रहे हैं वो पता है, चाहे वो उनके नेबरिंग कंट्री हो चाहे कोई भी हो, तो वो बहुत मुंह की खाने वाले हैं। अब उनको जो नेक्स्ट टर्म उनकी आने वाली मोदी सरकार की, वो जो सोच के बैठे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि वो नेक्स्ट उसमें आ सकेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अमेरिका ने उनसे काम लेना था, वो काम ले रहे हैं। जहाँ तक नेबरिंग कंट्री की बात है, या जैसे सीपैक का एक मामला है, वो उसको भी डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, चाइना को भी जो है वो पीछे करना चाह रहे थे। अब वो लास्ट जो जर्नल्स की मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने मुंह की खाई है और उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड बोल दिया है। अब वो स्टेप फॉरवर्ड होके दिखाएं, इंडिया स्टेप फॉरवर्ड होके दिखाए। ये तो सिचुएशन ये तो मोदी सरकार की वो पुरानी मैं तो हरकत ही कहूंगा वो हैं कि जो हमेशा से करते आए हैं और करते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर राकेश, आपका क्या स्टांस है? आखिर भारत या भारतीय मीडिया क्यों बात नहीं करा लद्दाख के ऊपर? इतनी बुरी तरीके से वो उनका डिफेंस जो है वो फेल होता दिखाई दिया है पूरी दुनिया के सामने, क्यों बात नहीं करा? मैं 4 मरतबा इंडिया गया हूँ मेडिकल हिसाब से, कुछ अपने प्रॉब्लम। वहाँ पे उनकी जनता और अवाम जो है ना, इनको मीडिया इतना इन्होंने गलत फहमी में डाला हुआ है, अच्छा। इतना गलत दिखाया हुआ है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उनको जब मैंने बोला कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो बोला अभी भी आप हिंदू पाकिस्तान में रहते हो। अच्छा, यही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको कट करूंगी और आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। यही एक्सपीरियंस मेरी जो कॉलीग हैं, मेरी दोस्त हैं, हमारी फ्रेटर्निटी से, शी इज अ जर्नलिस्ट, उनके साथ भी यही इंडिया में हुआ। वो उनको कहते हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी से, आप जर्नलिस्ट हैं, यूर पार्ट ऑफ अ मीडिया इन पाकिस्तान, तो यानी ये आप कहते हैं कि वहाँ पे एक आम वो है, एक ओपिनियन। फिर मैंने इनको पिक्चर दिखाई। मैंने लास्ट टाइम मैं गया था तो हमने होली सेलिब्रेट की थी सिंध असेंबली में, सारे एमपीज अपोजिशन टोटली हमने होली सेलिब्रेट की थी। तो मैंने उनको कल दिखाए तो वो हैरान रह गया, बोला हमारा मीडिया हमें इतना दिखाता है, इतना वो दिखाता है, हेट्रेड दिखाता है। एक्चुअली वहाँ पे एक ऐसा माइंडसेट है जो अभी भी पाकिस्तान से नफरत करता है। लेकिन वहाँ पे मैं ये भी दूसरा भी रुख है कि वहाँ पे डेमोक्रेट लोग हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे ख्यालात वाले लोग हैं। वो अभी भी आप देखें ना, जितने भी मुस्लिम भाइयों पे जो जुल्म हुआ उनके साथ खड़े हुए थे, चाहे वो शो बिजनेस के लोग हो, चाहे वो सोशल एनजीओज हो, टोटली वो उनके साथ कंधे पे कंधे खड़ा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती यही है कि लेकिन यानी आप कहते हैं कि मेजॉरिटी लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है इंडियन मीडिया ने। उनको क्योंकि मीडिया गलत गाइडलाइन करता है, क्योंकि आपको पता है आजकल मीडिया के थ्रू ही सब कुछ एजुकेट होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली इशू अवाम का वहाँ पे है, लेकिन अभी लोग डे बाय डे समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। उनको सब पता है, उनको हर चीज का पता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो ये जानते हैं कि मोदी
ज़्यादा नफरत करता है माइनॉरिटीज से, वो दीवार से लगाना चाहता है। वो जैसे कश्मीर पे कब्जा कर रहा है, उसी तरह जो इंडिया में माइनॉरिटीज कर रहे हैं उन पे भी ये उनको दीवार से लगाना चाह रहा है। लेकिन आपने दूसरी तरफ हमारी भी तो थोड़ी सी कोताहियां देखे ना, कि जब कश्मीर पे मोदी ने वार किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी इंटरनेशनली वजीर खारजा उन्होंने कितने मुल्कों पे विजिट किया, कितने मुल्क लेकिन सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी को। बाकी की जो प्रीवियस 5 साल थे वो तो फेल्ड थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं था। फिर उसके बाद और प्रीवियसली 5 मुझे कंप्लीट करने दे, देखे ना बहुत एग्रेसिवली कश्मीर पे काम किया, कुछ माह से रुका हुआ है काम। लेकिन जब इनिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, करता हूँ कि बताएं इमरान खान ने कितने मुल्कों के दौरे किए कि उन्होंने जरूरी तो नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर दौरे करे। हु इज द फॉरेन मिनिस्टर? फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है? कश्मीर पे हमला हुआ है, हमारे मुसलमान भाइयों पे हमला हुआ है, और ये बन्नी गाला पे फोन कॉल्स पर बात करना या फिर ईमेल्स पर या कॉन्वर्सेशन या फिर अपने थ्रू फॉरेन मिनिस्टर, क्या आपको नहीं लगता कंप्लीट है? आप ही मुझे बताएं, फोन पे और आमने सामने प्रोग्राम करने में कितना फर्क होता है? आप ही बताएं मुझे। आप इस बात का सवाल होता है, डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर? लेकिन इतने हमारे अच्छे दोस्त हैं, सऊदिया है, चाइना है, वो उनके पास सपोर्ट ले, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, कुछ भी नहीं की। हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर भाइयों पे जीरो है। और दिन बात करेंगे क्योंकि ये भी इट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर भाई देखो, वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे, वहाँ पे पाकिस्तानी झंडे लेके हमारे लिए हमारे सहारे पे लड़ रहे हैं, वो आवाज उतार रहे हैं, वो मोदी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन हमने उनको बेबस कर दिया। बदकिस्मती है मसला है कश्मीर का, और कश्मीर पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे और डॉक्टर राकेश को भी जरूर इनवाइट करेंगे, इसके ऊपर डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे। अरसलान, आपका क्या स्टांस है? व्हाई इंडियन मीडिया हैज कंप्लीटली लाइक स्टॉप टॉकिंग ऑन लद्दाख? सिर्फ एक प्रेस रिलीज, और वही प्रेस रिलीज ही पब्लिश हो रही है कि वी आर इन टॉक्स विद चाइना, और जो कि उन्होंने क्लियरली चाइनीज जो आर्मी है वो कह रहे हमने कोई बात नहीं करनी इस पर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखें, मेरे पास पीटीआई के पास इमरान खान फोबिया का इलाज नहीं है, ठीक है? आपने अगर करना है ना तो इनको भी बुला लीजिएगा और काइंडली मुझे भी इनवाइट कीजिएगा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके साथ बैठूंगा। अच्छा, जो सीरियस टॉपिक है इसके ऊपर मैं आता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें या चाइनीज़ मीडिया को आप देखें तो लद्दाख का जो इशू है वो हमारी सोच से ज़्यादा ख़राब हो चुका है। देखें, पीएलए ने जो वहाँ पे डीप इंकर्जन्स की हैं, मल्टीपल की हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शंस भी कर दी हैं, सारी चीज़ें कर दी हैं। इंडियन मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप मुझे बताएं, स्टेट फंडेड मीडिया जो है वो तो आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए वही नैरेटिव आपके सामने सेल करेगा जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। अच्छा, स्टिल देन आज राहुल गांधी साहब की स्टेटमेंट उसके ऊपर आई है, सुने तो सही ना, उसके ऊपर राहुल गांधी साहब ने आया स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है अपनी गवर्नमेंट को, और उन्होंने बिल्कुल एक एक चीज उसके सामने रखी है। देखें, स्टेट फंडेड मीडिया कब तक करेगा? आपके ही लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने ये देखा था कि इंडियन मीडिया की रेशियो अब चेंज हो रही है। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जो इंटरनल एक रिफ्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया है हिंदू एक स्टेट को। आप देखें, आरएसएस का बेबी है ना बीजेपी, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? लेकिन कुछ सीनियर और सीरियस मीडिया चैनल्स, सीरियस मीडिया हाउसेज जो हैं वो अब इससे डिस्टेंस कर रहे हैं, पार्ट वेज कर रहे हैं, वो इनके साथ नहीं मिल रहे हैं। और यू विल सी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मीडिया के अंदर ग्रेजुअली चेंज आएगा। लेकिन अगेन स्टेट फंडेड मीडिया जो है वही नैरेटिव बेचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि जो ट्रम्प साहब अपना एक नैरेटिव वहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको इंटरनली भी इलेक्शंस के अंदर देखें, इंडियन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं। यूएसए की पॉलिटिक्स के अंदर इंडियन का बहुत बड़ा एक रोल होता है, ठीक। और आप अगर उनकी रेटिंग देखें जो बाइडेन के खिलाफ, तो आप वो देखें कि किस तरह वो डिक्लाइन हो रही है। और फिर अभी रिसेंटली इनका जो रेसिस्ट जो एक पूरी है वो चल रहा है, काम करना, तो वो ट्रम्प की अमेरिका एक चीज हमें ये समझना है कि अमेरिका जो भी स्टेप लेगा उसके पीछे उसका अपना कोई बेनिफिट होगा, कोई वो बेनिफिशरी होगा तो वो उसके अंदर कूदेगा। क्या इमरान खान साहब ने जाके जनरल असेंबली के अंदर क्या बबांगे धोल ये सारी चीजें नहीं कही थी कि ये सारी चीजें होनी है?
आप मुझे बताएं ना, सारी चीजें उनके सामने रखी, ये कह रहे हैं जी कि हमने कुछ लेकिन नहीं किया। ऑपोजिशन जमात मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, उसको भी क्रिटिसाइज करती है, फिर दोबारा से इट्स अ वेरी लेंथी एंडलेस डिबेट, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें अमेरिका उस चीज के ऊपर अगर इसको खराब कर रहा है, किस तरह फैक्चुअल गुफ्तगू यूएन जनरल असेंबली में की थी, तो आगे से स्टांस आता है। बिल्कुल हम इसको सेकंड करते हैं। भुट्टो साहब ने बेहतरीन डिबेट की थी, लेकिन भुट्टो साहब के बाद अब इमरान खान साहब ने ही सिर्फ बात की थी और इतना लंबा गैप, और जो नवाज शरीफ साहब जाके जो करते थे वहां पे, या फिर बाकी के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी हमारे सामने। अच्छा, मैं इसके साथ के बाद मैं आऊंगी आपकी जानिब सर, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। देखें इंडिया के हालात जो बहुत बुरी तरह बुराई की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर ये 7500 डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना के हवाले से। आज WHO ने ये कहा है और बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज ने ये कहा है कि ये साउथ एशिया का गढ़ बनने जा रहा है। तो इंडिया को बजाय ये कि अपने हमसायों के साथ, वो तो 1947 से देखें, वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो चाइना के साथ रह गया था LAC के ऊपर, उन्होंने वहाँ पे भी अपने डिस्प्यूट्स खड़े कर दिए। श्रीलंका के ऊपर देखें, वहाँ पे भी इनकी इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश के अंदर देखें, तो ये इनका बेसिकली काम ये है। लेकिन RSS जब आया है तो उसने तो अपना वही काम करना है जिसके ऊपर वो बेस कर रहा है। ठीक है, विल कंटिन्यू राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी सर, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे लद्दाख के मामले के ऊपर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, जो इंडियन मीडिया इस वक्त बिल्कुल खामोश है? देखिए, पहली बात तो ये डॉक्टर साहब ने बात की, आपने बात की, जेनरिक गुफ्तगू थी कि क्या हुआ, एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड हुआ क्या है। लेट्स फॉलो दैट कि चाइना ने ये क्यों किया और कब किया, कि वजूहात क्या थी। 5 अगस्त को जब इसकी सिचुएशन उन्होंने चेंज की, लीगल और वो आर्टिकल्स रिवोक किए, उसको एनेक्स किया, तो उसमें लद्दाख का भी शामिल था, उस कश्मीर के साथ लद्दाख में। जैसे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वैसे चाइना को भी एक्सेप्टेबल है। एवरी कंट्री टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू उनके अपने जितने क़ुव्वत बाजू में जो है उसके बाद चाइना ने उनको बताया कि ये चीज़ हमने गलत की, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी की और तैयार आने के बाद जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसके हिसाब से वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ लेक जो है ईस्ट साइड में उधर, और लद्दाख, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी टेरिटरी थी उसके हिसाब से उन्होंने उसको देखा। और किस बात पे किया, प्रेसिडेंट चाइना और मोदी की गुफ्तगू मुलाकात हुई थी, उस पर दोनों ने वहाँ चाइना में बात करते कि वी विल नॉट बी राइवल्स, वी विल बी कोऑपरेटिंग ईच अदर। ठीक है, लेकिन साउथ चाइना सी को देखते हुए जब अमेरिका ने उनको कहा तो आपने उनका साथ दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया को आपने शामिल कर लिया अपने बेसिस में, तो आपने चाइना के खिलाफ काम किया इंटरेस्ट का। सो चाइना नोटिस ऑल दिस। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके हिसाब से 1962 की जो पोजीशन थी, जैसे हमारे यहाँ LOC है, वहाँ उनके यहाँ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक इमेजिनरी लाइन थी जो 1962 की वॉर के बाद वो बन गई थी, जिसको रखा। इस दौरान 62 से अब तक जैसे यहाँ वायलेशंस हुई हैं, वैसे इंडिया वहाँ भी वायलेशन कर रहा है। लेकिन चाइना हमारी तरह नहीं, चाइना इज अ बिग पावर। चाइना ने वहाँ अपने फौजें नहीं रखी हुई थी, अपने मोर्चे नहीं बनाए हुए थे। तो ये लोग एज यूजुअल जैसे यहाँ पर सेशन में चढ़ गए मौका मिला, वैसे वहाँ भी घुस जाते थे। और फिर बीच में इस दौरान कई दफ़ा स्टैंड अप हुआ, चाइना भी आ गया। कुछ साल पहले की वीडियोस भी हुआ। वो क्या होता था, जब उनको पता चलता था कि ये फिर से आगे फिर से इनको मारपीट के मार के भगा देते थे, और फिर चाइना नेवर मेंटेन्ड अ प्रॉपर पोजीशन देयर। ये उस फायदा उठाते हुए ये उस इलाकों में घुस के जाके अपनी चीजें कंस्ट्रक्शन जैसे। अब जब ये देखा तो नाउ इंडिया हैड इन कलाइमेंस विद अमेरिका, ये जैसे कहना, ही हैज टेकन अ बाइट व्हिच ही कैन नॉट च्यू, बहुत ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने इस वाक़े के बाद जब ट्रंप ने कहा कि जी वी आर प्रिपेयर्ड टू मीडिएट, तो इनकी हवा निकल गई। बजाय इसके इनके नैरेटिव को सपोर्ट करने के बजाय ये कहा कि हम वो कर देंगे। तो अब ये सिचुएशन हो गई है कि चाइना ने कहा कि जी हम, इट इज़ आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कि हम इस जगह से नहीं जाएंगे, बिकॉज सेशन के पास से जो सड़क जाती है, CPEC की जो रोड बना रहे हैं, ये उस पर असरदार होना चाहते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज़ अफेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट। सो हमने उसके हिसाब से काम कर लिया। उस मीटिंग जिसका आपने हवाला दिया,
लंबी चौड़ी मीटिंग हुई जनरल्स के दौरान, लेकिन there was no, उनके साथ हम जहाँ बैठ गए यहाँ पे बैठे हुए इसके we are not, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये होगा। मजीद इसके ऊपर और भी बात करूंगी आपसे, यहाँ पे अख्तर ईरानी साहब आपसे भी बात करूंगी। जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वायलेशन करना, जिस तरीके से LOC की वायलेशन करते आए हैं वो, लेकिन चाइना जितनी बड़ी फोर्स है, एशिया का लीडर है, उसको भी मद्देनजर नहीं रखा भारत ने अपनी इस कमकली में। लेकिन अब सिनेरियो उनके सामने है। उन्होंने सोचा था कि ट्रंप उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रंप उनको शायद फीड कर रहे थे कोई पॉलिसीज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी भी थे। अब जो सिचुएशन भारत की गले पड़ गई है, इस पर क्या सोच रहे हैं आप कि कैसे निकलेगा भारत इसमें से? देखिए, आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, वो भी इसी मौजू, इसी सिचुएशन पे था। इस पे काफी माशाल्लाह बातचीत हो चुकी है और अदीब साहब ने भी काफी बेहतरीन रोशनी डाली है। चाइना जो है, जो ये ख्वाब देखता है या ये बातें करता है, अब ये नहीं देख सकता और ये कुछ नहीं कर सकता। जो चाइना का स्टैंड है, जैसे अदीब साहब ने फरमाया, CPEC का या तमाम तर पूरे रीजन का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग उनका स्टैंड है और ये बिल्कुल स्टेप फॉरवर्ड इंडिया नहीं हो सकता, कोई भी वहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठे हैं। एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, तो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, मैं इस मौजू पे आना चाह रहा हूँ जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस पे 2 अल्फाज बोलना चाहता हूँ। ये इस पे बेशक आप बोल लीजिए। ये हमने थोड़ा प्रिसाइजली आज इस पर बात किया है, क्योंकि रोज इस पर बात होती रहती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती है। जी सर, मैं अब उसका एक पहलू थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से अगर वफाक की नुमाइंदगी भी यहाँ पर आपके पास है और सिंध गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी आपके पास है, मैं दोनों को इंतजार करता हूँ कि देखिए ये आप अपनी लीडरशिप को बताएंगे। अगर आप दो एक पेज पर नहीं होंगे तो डिपार्टमेंट कैसे कोऑपरेट करेंगे? सर, दोनों कहते हैं कि अख्तर साहब, दोनों का यही स्टांस है कि हम बिल्कुल राजी हैं इनसे बात करने के लिए, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक सीरियस नहीं, लेकिन वफाक कहती है हमने इनको ऑफर किया, ये खुद हमसे बात नहीं करना चाहते। दोनों अपनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिखाते हैं और सुनाते हैं। एग्जैक्टली वो, मगर देखिए जो भी ग्लोबल सिचुएशन है उनका एक WHO है या जो भी उनकी एक स्ट्रेटेजी है ग्लोबली, आप जरा अंदाजा लगाइए। अख्तर साहब, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु इज गोइंग टू सपोर्ट अस। हमारे पास लोग डेली वेजेस हैं, उनका क्या होगा? हमारे पास गरीब तबका बहुत बड़ी तादाद में लोग गुर्बत का शिकार हैं, एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। यहाँ पे पूरा एक बड़ा सेक्टर जो कि राइडर्स का था, ई-कॉमर्स जो बिजनेस पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऊपर उठने लगी थी, वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया जा चुका है। ये पूरी इंडस्ट्री बनने में भी बहुत वक्त लगेगा। बहुत बड़ा झटका हम खा चुके हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसकी ना वैक्सीन है ना कोई दवा है, सिर्फ एहतियात और अल्लाह का नाम और तवक्कल, सिर्फ यही हमें बचा सकता है। इस बीमारी को देखते हुए हम लॉकडाउन करें। थोड़ा सा ये देखिए कि अभी ये लॉकडाउन की, स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, कोई स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रही है पाकि हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट कुछ और कहती है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अगर आप एक दूसरे के साथ मिल जाते तो कम से कम अवेयरनेस क्रिएट होती है। अगर सिंध के अंदर तालीमी इदारे 26 फरवरी को बंद कर दिए गए, उसके बाद ठीक है। अख्तर साहब, यहाँ पे डॉक्टर राकेश साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी। तो साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डे 1 से जब ये कोरोना पाकिस्तान में आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने यही कहा था कि इस वक्त मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इस वक्त हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब आए, आप लीड करें, आप फ्रंट पे आएं, आप APC बुलाएं, आप जो भी आर्डर सूबों को दें हम उनको फॉलो करेंगे। यही डे 1 से पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यही मौक़िफ़ था। लेकिन बदकिस्मती से कि इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके दुश्मन हैं, इन्होंने यही बोला कि सिंध हुकूमत ने अच्छे स्टेप लिए हैं, स्कूल पहले बंद कर दिए थे इसलिए कि मासूम बच्चों की जान बच जाए, और उन्होंने बोला कि सिंध हुकूमत का अच्छा नाम हो रहा है और PTI और वजीर आज़म का नाम नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने जो है ना क्रिटिसाइज शुरू की, उसको गाइड करने के लिए उस फ्रंट पेज पे नहीं आए। ठीक है अख्तर साहब, 1 लाइनर दे दीजिए, वक्त खत्म होने वाला है हमारा। मैं बिल्कुल 1 लाइनर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप रोज रोज स्कूल की डेट बढ़ाते जा रहे हैं। एक ही बार बता दीजिए
6 महीने के बाद स्कूल खोलने हैं तो स्कूल तब तक के लिए शट डाउन कर दिए जाए। एक किससे सवाल करें आप, वफाक से, सूबे से? मैं ये पीपुल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अच्छा, है ठीक यहाँ है। पर राकेश मुतानी साहब माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए सेंसिबल रिप्रेजेंटेशन है। मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करता हूँ जिन्होंने पहले स्कूल बंद किए थे। ठीक है। अगर अर्लियर एग्जाम ले लिए जाते बोर्ड के तो वो हो जाता, पर वन लाइनर बात करनी थी। मुझे यह है कि अभी एक डेडलाइन दे दें, क्यों आप लोग जो है पब्लिक को और हमें एक पेन देते हैं, कंफ्यूज करें हर एजुकेशन महीने के मामले पे। बढ़ा ठीक दी है, जाती है, आवाम बड़ी परेशान ठीक है। या तो हम स्टाफ को रखें या स्टाफ को निकाल दें, स्कूल को ताला लगा दें, बिल्डिंग को रिड्यूस कर लें, कम कुछ तो हम करें। हमें गवर्नमेंट बहुत बुरी सिचुएशन है एजुकेशन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। इवन पेरेंट्स कश्मकश में अजीब कैफियत है, पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, कब खुलेंगे, अच्छा अगले महीने में खुलेंगे, अगले महीने में खुलेंगे। दिस इज नॉट द वे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कम से ठीक कम है। हमें एक ऐसा ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी सर, लद्दाख के ऊपर मैं दोबारा आपको लेकर आऊंगी, लद्दाख के ऊपर बात करना चाहूंगी। इस वक्त कल ट्विटर के ऊपर जो है ट्रेंड चल गया बहुत ही बेवकूफ़ी के साथ, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा फजूल बातों से गुरेज करें। जो पेट्रोलिंग हो रही थी जिस तरह यूजुअली होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो अपनी ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक ही साथ अगर सारे उनके जेट्स निकल जाएं, चाहे महराज हो, JF-17, वो सारे एक साथ निकल गए तो ऑब्वियसली वो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी थी, उसकी सुनाई दिया। किसी ने ट्वीट कर दिया, इंडियन मीडिया ने उसको उठा लिया, फैब्रिकेट किया और मजाक उड़ा दिया। कहते हैं हम कराची में घुस गए और एंकर्स ने शोज भी करना शुरू कर दिए जो कि बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। इस तरीके की बेवकूफ़ियां करें, क्या वो ग्लोबली अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर वो अपनी शर्म को छुपा रहे हैं कि हमारा डिफेंस इतना बर्बाद है? बिल्कुल ये आई फुली एग्री विद यू। और जैसे इन्होंने भी उसका एक पूरा बैकग्राउंड दिया है, देखें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया ये कर क्यों रहा है। नॉन सीरियसनेस, जो उनके अपने इकोनॉमिक हालात हैं। देखें जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, आज उनको कराची याद आ गया, 1965 में वो लाहौर में भी आए थे, मुँह की खाई हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज ए स्टेट मैन, एज ए स्टेट पर्सन, यू नीड टू बी वेरी सीरियस। वहाँ पे ये देखें जिस तरह की इस तरह की नॉन सीरियस रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे मैंने आपको ट्वीट्स आ रही हैं, अगेन कंडेम करते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन आप ये देखें कि कौन सा ऐसा उसका नेबर है जो इसकी शर्मंगेजियों से महफूज है, कोई भी नहीं है। बाकी ये सारी चीजें अगर वो कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, ठीक है, एडवेंचर की सिचुएशन देखें, हर वक्त एडवेंचर की कोशिश करते रहते हैं, इस पे ब्रीफ करते हैं। देखिए इसी सिचुएशन को आगे लेके चल रहे हैं। जहाँ तक के कश्मीर का मसला है जिस पर आपने बात की, वी हैव टू मेक आवर ओन डिसीजन और हमने उसके हिसाब से करना। चाइना ने जो इंडिया की पढ़ाई कर दी, हमें उससे कोई सुलेस नहीं मिलना चाहिए, हमारे लिए नहीं किया, उसने अपने इंटरेस्ट में काम किया, ठीक है। वो जॉइंट क्या कहते हैं इंटरेस्ट पैदा हो गया वो अलग बात है, बट उसने अपने मर्जी से वो काम किया। अब रह गया हमारा जो यूएन की स्पीच भी बात की थी और फिर आपने भुट्टो से कंपेयर कर दिया। यूएन की स्पीच उस फोरम, यानी आप कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान साहब की स्पीच जो थी वो सबसे बेस्ट थी। वो नहीं, बहुत जरूरी है, वो बहुत ही जबरदस्त थी, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत एक बात बड़ी काम की कि उनके एडवाइजर जो है बड़े बेकार हैं। उनका एडवाइजर है SM कुरैशी, वो शाह महमूद कुरैशी, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो नून लीग में थे, सब गाड़ियों में बैठ के जाते हैं। वक्त खत्म हो रहा है, जरा जल्दी से प्रिसाइज। इसलिए इमरान खान साहब को मेरी मशवरा ये कि ये जो पैराशूट से जो अपनी टीम में शामिल किए, इनको निकालें बाहर। ठीक है, You have to- वन लाइनर सर, he should not- वन लाइनर्स में जल्दी एक second, he should not be coward. He should do whatever he is supposed वन to do. लाइनर का मुझे भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप हो गया टाइम। आप घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें, घर पे ही रहें। हाँ जी। अपने बच्चों के ठीक है, स्कूल जिंदगी होगी तो ठीक है। मैशत भी चलेगी, कारोबार भी बिल्कुल। चलेगा, तमाम स्कूल भी सारे चलेगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। SOPs का ध्यान रखें और अपना खुद ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। दोबारा से कहूंगी अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।